मेरी वाइफ हॉस्पिटल के बेड पर लेटी मरने का नाटक कर रही थी। मैं तुरंत उसकी तरफ झपटा और उसे 2 जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिए। फिर मैंने तुरंत ऑर्गन डोनेशन टीम को कॉल कर दिया ताकि उसे एक बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दे सकूं। पिछली लाइफ में मैं बस दुख में डूबा रहा था। मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड ने जो पानी का ग्लास मुझे दिया था, उसे पीने के बाद मैं पूरे 3 दिन और 3 रात गहरी नींद में सोया रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरी वाइफ कब की राख बन चुकी थी। अभी मैं ठीक से रो भी नहीं पाया था कि लोन रिकवरी वाले कर्जदार मेरे दरवाजे पर आ धमके। तब मुझे पता चला कि मरने का नाटक करने से पहले मेरी वाइफ मेरे सिर पर करोड़ों का डेट यानी कर्ज छोड़ गई थी। उन गुंडों ने न सिर्फ मेरी दोनों किडनीज निकाल ली, बल्कि मुझसे दिन रात 24 घंटे काम कराया ताकि कर्ज चुका सकूं। सिर्फ 10 साल के छोटे से समय में मैं 80 साल के बूढ़े जैसा दिखने लगा। ठीक उसी समय जो वाइफ मुझे 10 साल पहले छोड़कर जा चुकी थी, वो अपने लवर की बाहों में बाहें डाले एक लग्जरी कार में मेरे सामने से गुजरी। उसने मुझ पर एक जहरीली स्माइल दी, मेरी तरफ एक 100 का नोट फेंका और कहा कि मेरी इस सैक्रिफाइस के लिए थैंक यू। मेरा दम घुटने लगा, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने उसी जगह दम तोड़ दिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैं ठीक उसी दिन वापस लौट आया था जब मेरी वाइफ को हार्ट अटैक आया था। अपने सामने सफेद कपड़े से ढकी अपनी वाइफ को देखकर मैंने एक ठंडी स्माइल दी। अगर तुम ड्रामा करना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड वोंग जियाओ लगातार मुझे पानी पीने के लिए फोर्स कर रही थी। मैंने होश में आते हुए उसे देखा। पिछली लाइफ में इसी पानी के ग्लास को पीने के बाद मैं बेहोश हुआ था। मुझे पूरा 100% यकीन था कि इस पानी के ग्लास में कुछ गड़बड़ है। उसका पर्पस यही था कि मैं उसके क्रिमेशन यानी अंतिम संस्कार के समय वहां मौजूद न रहूं। मैंने पानी का ग्लास नीचे रख दिया और वोंग जियाओ की रोक टोक को इग्नोर कर दिया। मैं लियू रुयन के बेड के पास गया और उसके ऊपर से चादर खींच दी। लियू रुयन का चेहरा एकदम गुलाबी था और उसकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। सच में पिछली लाइफ में मैं कितना बड़ा बेवकूफ और अंधा था जो यह सब समझ नहीं पाया। मैंने अपना हाथ उठाया। लियू रुयन ने कोई हलचल नहीं की। शायद उसे डर था कि मैं पकड़ ना लूं, इसलिए उसने पहले से ही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ले रखा था। मैंने एक जोरदार चीख मारी और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो सच में मर चुकी है। वाइफ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने अपने चेहरे पर गहरा दुख और भयंकर डिप्रेशन का नाटक किया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि रात को लेट मत जागा करो? कितनी बार कहा था कि अपना बॉडी चेकअप करवा लो? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो कि मेरी बात कभी नहीं सुनती? तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? वोंग जियाओ ने अपना थूक निगला और शॉक होकर वहीं खड़ी रह गई। मेरे पास उससे बहस करने का टाइम नहीं था। मैंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हाँ, मुझे यहाँ ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। वो अभी गुजरी है। आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइए। वोंग जियाओ मुझे रोकने के लिए कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अपनी सिचुएशन की वजह से वो रुक गई और उसने चुपके से अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया। कुछ ही मिनटों में ऑर्गन डोनेशन की टीम वहां पहुंच गई। मैंने बहुत ज्यादा इमोशनल होने का नाटक किया। मेरी वाइफ बहुत ही नेक दिल इंसान थी। इस बार उसके साथ यह हादसा हो गया। मैं चाहता हूं कि उसकी लाइफ दूसरों के जरिए आगे बढ़े ताकि कई लोगों की जान बच सके। टीम के लीडर ने कहा कि आप वाकई बहुत महान इंसान हैं। मैं उन सभी परिवारों की तरफ से आपको थैंक यू कहता हूं। वैसे आप कौन कौन से बॉडी ऑन ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं? मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी वाइफ को अचानक हार्ट अटैक आया था। मुझे नहीं पता कि कौन से पार्ट्स काम के बचे हैं। आप खुद ही डायरेक्ट डेकी चेक कर लीजिए। जो भी काम का लगे सब निकाल लीजिए। अगर कोई भी पार्ट काम का ना हो तो इसकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सका। जीजा जी, दीदी रुयान कभी भी अपने ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने मुझसे पहले ऐसा कहा था। हमें उनकी आखिरी इच्छा का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वोंग जियाओ चिल्लाई। मैंने पलटकर कहा कि वोंग जियाओ, मैं रोयन का हस्बैंड हूँ। इस बात का फैसला करने का राइट सिर्फ मेरे पास है। तुम और रोयन सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हो। तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। किसके पास असली अथॉरिटी है ये तुम्हें खुद अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा तुम जितनी एक एक मिनट की देरी करोगी उन ऑर्गन उतने ही खराब होते जाएंगे। तुम खुद एक डॉक्टर हो, क्या तुम किसी की जान नहीं बचाना चाहती? तभी ऑर्गन डोनेशन टीम के स्टाफ ने भी कहा कि हाँ डॉक्टर वोंग, आप प्लीज साइड हो जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। वोंग जियाओ भला कैसे साइड हटती? वो इतनी नर्वस हो गई कि उससे एक जगह खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। उसने कहा कि मैंने दीदी की माँ को इन्फॉर्म कर दिया है। कम से कम आप उन्हें अपनी बेटी लियू रुयन को आखिरी बार देखने तो दीजिए। तभी लियू रुयन की माँ डू श्याओमिन भागती हुई वहां पहुंची। उनके बालों में अभी भी पार्लर वाले रोलर्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपना कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रही थी। उन्होंने जब देखा कि लियू रुयन का शरीर अब भी ठीक ठाक है तो उन्होंने चैन की सांस ली। उसके बाद उन्होंने सीधे मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाई कि बेकार इंसान, रुयान की किस्मत ही खराब थी जो उसे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। मेरी बेटी को तुमने मार डाला और अब तुम मेरी बेटी की बॉडी को कटवाना चाहते हो। आज अगर किसी ने मेरी बेटी के एक बाल को भी छुआ तो खैर नहीं, कोई डोनेशन नहीं होगा। तुम सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ।
ओनरगन लेने आई टीम निराश होकर वहां से चुपचाप चली गई। वोंग्सजाओ ने अब जाकर राहत की सांस ली और उसने तुरंत उस सफेद कपड़े से लियू रुयन की बॉडी को फिर से ढक दिया। डू श्याओमिन पास के सोफे पर बैठ गई और मेरी तरफ उंगली उठाकर गाली देने लगी कि तुम जैसे घटिया आदमी को तो जिंदा काट देना चाहिए। वाइफ मर गई और तुम्हें कोई दुख नहीं है। उसे शांति से श्मशान घाट ले जाने के बजाय तुम उसकी बॉडी को डॉक्टरों से कटवाना चाहते थे। तुम मेरी बेटी को तड़पाना चाहते हो क्या? जाना है तो खुद जाकर अपनी बॉडी डोनेट कर दो। अब तुम यहां से जा सकते हो, मैं खुद सब संभाल लूंगी। मैंने अपना चेहरा पकड़कर एक गहरी सांस ली। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम तुरंत यहां से निकलो, मैं अपनी बेटी को खुद श्मशान घाट ले जाऊंगी। मैंने तुरंत एक डरे हुए इंसान का नाटक किया और वो पानी का ग्लास उठाया जो वोंग्सजाओ ने मुझे दिया था और उसे सीधे डू श्याओमिन की तरफ बढ़ा दिया। डू श्याओमिन को कोई शक नहीं हुआ। इतनी टेंशन और चिल्लाने की वजह से उनका गला पूरी तरह सूख चुका था। उन्होंने एक ही बार में पूरा पानी पी लिया। वोंग्सजाओ रोकना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी पीने के 2 मिनट के अंदर ही डू श्याओमिन सोफे पर बेहोश होकर गिर पड़ी। वोंग्सजाओ का पसीना जो अब भी सूखा ही था फिर से छूटने लगा। वो हकलाते हुए बोली कि जीजा जी, आप फिर से कोई अंग दान करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे ना? मैंने अपना सिर हिलाया और डू श्याओमिन को सोफे पर ठीक से लिटा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मॉम ने मना कर दिया है ना, तो अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने फिर से एक गहरी सांस ली। मॉम अचानक बेहोश हो गई। ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। रुयान के अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट मैं खुद अपने हाथों से कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वोंग्सजाओ ने मुझे अजीब नजरों से देखा। मैंने कहा कि क्या कुछ गलत कहा? तुम खुद एक डॉक्टर हो, तुम्हें संभालना चाहिए। वोंग्सजाओ का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए उसका हाथ झटक दिया और सीधे श्मशान घाट वाली गाड़ी के साथ चल दिया। वोंग्सजाओ शौक में खड़ी रह गई और तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगी। मैंने स्ट्रेचर पर लेटी लियू रुयन को देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तभी मुझे उसकी उंगली में थोड़ी हलचल दिखाई दी। लगता है उसे समझ आ गया है कि उसे जिंदा जलाने ले जाया जा रहा है। एनेस्थीसिया का असर भी अब खत्म हो रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई साहब, प्लीज गाड़ी थोड़ी फास्ट चलाइए। मेरी सासू माँ मेरी वाइफ की डेड बॉडी को छीनना चाहती हैं और जबरदस्ती उसके ऑर्गन्स डोनेट करने पर अड़ी हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जैसी इस दुनिया में आई थी वैसी ही सही सलामत यहाँ से विदा हो। ड्राइवर ने कहा कि ठीक है भाई साहब, और उसने जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया। जब पिछली लाइफ में मैंने 10 साल बाद लियू रुयन को सड़क पर देखा था तो उसका चेहरा आज जैसा ही था। उसके चेहरे पर उम्र का कोई असर नहीं दिख रहा था। मैं उस समय उसकी कार के सामने भागा था, उससे बात करना चाहता था ताकि कंफर्म कर सकूं कि वो लियू रुयन ही है। मैं उसे अपने सालों का दर्द बताना चाहता था। लियू रुयन ने अपनी आंखें सिकोड़कर मुझे देखा। काफी देर बाद उसने मुझे पहचाना और हंसते हुए बोली कि अरे तुम हो। सिर्फ 10 साल में तुम्हारी यह हालत हो गई कि तुम मेरे दादाजी से भी बूढ़े दिख रहे हो। उस समय मेरी आवाज पूरी तरह फटी हुई थी और मेरा शरीर झुक चुका था। मैं कहीं से भी 40 साल का नहीं लग रहा था। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा कि क्या तुम मर नहीं गई थी? उसने जवाब दिया कि तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने मरने का नाटक किया था। वैसे लियू रुयन ने अपनी पूरी बात खत्म नहीं की थी, लेकिन अब समझने के लिए बचा ही क्या था। अगर वो मुझसे डायरेक्ट डिवोर्स मांगती तो मैं मना नहीं करता, लेकिन डायरेक्ट डिवोर्स लेने से उसकी आधी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती। ऊपर से उस पर धोखा देने वाली चीटर वाइफ का टैग भी लग जाता। लेकिन मरने का नाटक करने से सब बदल गया। वो अपने हिस्से का करोड़ों का लोन मेरे सिर मढ़ सकती थी। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी ठिकाने लगा दी थी और अपनी आइडेंटिटी बदलकर बिना किसी डर के अपने लवर क्यूबेडा के साथ ऐश कर रही थी। ये सब याद करके मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। लियू रुयन अभी भी और बोलना चाहती थी। उसने हंसते हुए मुझसे कहा कि सच बताऊं तो उस दिन हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती थी। तुम्हारा वो रोना धोना मैं आज तक नहीं भूली हूं। मुझे सच में बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि तुम्हारे जैसा मर्द रोते हुए इतनी अजीब आवाजें कैसे निकाल सकता है। हाँ, वो वाकई बहुत फनी था। उसकी इस बेइज्जती और मजाक को सुनकर मेरे सीने में तेज दर्द हुआ और मैं जमीन पर गिर पड़ा। क्यूबेडा ने कहा कि वाइफ, कहीं ये ड्रामा तो नहीं कर रहा? हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। लियू रुयन ने भी उसे कहा कि इस मनहूस को यहीं छोड़ो और गाड़ी भगाओ। उसे मेरी मौत की कोई परवाह नहीं थी। मेरी आखिरी मेमोरी बस यही थी कि वो कार दूर जा रही थी और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब इस समय लियू रुयन को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी आखिरी इच्छा का पूरा रिस्पेक्ट करूंगा। अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके श्मशान घाट पहुंचाकर ही दम लूंगा। मुझे पता है कि तुम इस समय मेरी बातें सुन सकती हो, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि तुम्हें दर्द फील हो रहा है या नहीं। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हें दर्द महसूस हो, तभी तो तुम खुद एक्सपीरियंस कर पाओगी कि जिंदा जलना क्या होता है। वैसे भी तुम शायद इस दुनिया की पहली ऐसी इंसान होगी जिसे जिंदा ही अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। लियू रुयन की उंगलियां हल्की सी कांपी।
वो हिल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे और कहा कि इतनी जल्दी मत करो, थोड़ी देर में जब तुम इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर जाओगी तब रोने का पूरा टाइम मिलेगा। मेरा फोन लगातार रिंग हो रहा था। वोंग जियाओ और डू श्याओमिन के लगातार कॉल्स आ रहे थे, लेकिन इस समय मैं तो बस एक लाचार और दुखी हस्बैंड हूँ जिसने अभी अभी अपनी वाइफ को खोया है। ऐसे में मेरा फोन ना उठाना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। ड्राइवर की सुपर फास्ट ड्राइविंग की वजह से जो रास्ता आधा घंटा लेता था, हम वहां सिर्फ 20 मिनट में पहुंच गए। लेकिन आज श्मशान घाट पर काफी भीड़ थी। लियू रुयन का नंबर आने में कम से कम 1 घंटा और लगने वाला था। मैंने तुरंत वहां के मैनेजर को ढूंढा और अपना फेस एक्सप्रेशन बदल लिया। मैंने तुरंत रोने का नाटक शुरू किया और कहा कि मेरी वाइफ को अचानक हार्ट अटैक आया और वो चली गई। सासू माँ भी यह न्यूज सुनकर बेहोश हो गई और अब भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे तुरंत वहां पहुंचना है। प्लीज मेरी वाइफ का नंबर पहले लगा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी सासू माँ को भी कुछ हो जाए। मैनेजर ने कहा कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन बाकी लोग भी सुबह से वेट कर रहे हैं। मेरे लिए लाइन तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। उसने मुंह से तो यह कहा, लेकिन अपने हाथ से कुछ इशारा किया। मैं तुरंत समझ गया कि उसे पैसा चाहिए। मैंने अपना फोन निकाला और सीधे उसे 2000 का ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा कि प्लीज भाई साहब हेल्प कर दीजिए, मैं एक अनाथ हूँ। मेरी वाइफ और सासू माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं अपनी सासू माँ को नहीं खो सकता। मैनेजर मेरे इस नाटक से इमोशनल हो गया। इस तरह लियू रुयन का नंबर लाइन में सबसे पहले आ गया। 10 मिनट के अंदर ही उसे सीधे इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर डाल दिया गया। स्टाफ मेंबर जैसे ही बर्निंग बटन दबाने वाला था, मैंने उसे रोक दिया। मैं उसे इस पाप का भागीदार नहीं बनाना चाहता था, और वैसे भी मैं अपना बदला खुद अपने हाथों से पूरा करना चाहता था। मेरी जिद के आगे स्टाफ मान गया और उसने मुझे खुद अपने हाथों से बटन दबाने की परमिशन दे दी। तभी ठीक उसी वक्त दरवाजे पर डू श्याओमिन और वोंग जियाओ की घबराई हुई आवाजें गूंजी। रोक दो, तुरंत रोक दो, इसे जिंदा मत जलाओ। तुम अपना हाथ रोको, मेरी बेटी को बाहर निकालो। जीजा जी, आप थोड़ा रुकिए। आंटी को दीदी रुयन से अभी कुछ जरूरी बात करनी है। दूर हो जाओ यहाँ से। मैं तुम लोगों को अपनी बेटी को जलाने की इजाजत कभी नहीं दूंगी, डू श्याओमिन चिल्लाई। तभी वोंग जियाओ ने कहा कि आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, बात अब हाथ से निकल चुकी है। क्या तुम दोनों अभी भी इस जिंदा लाश वाले ड्रामे के प्लान को आगे बढ़ाने की सोच रही हो? मैंने मन में सोचा। मैं तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और भयंकर दुख का नाटक करते हुए बोला कि मॉम, रुयन अब इस दुनिया में नहीं रही। प्लीज अब हम उसे शांति से विदा होने दें। मैं रुयन का हस्बैंड हूं और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। हम तीनों के बीच हो रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर वहां खड़े बाकी लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्मशान घाट के स्टाफ ने एक दूसरे की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखा। एक स्टाफ बुदबुदाया कि आखिर यहाँ किस तरीके का नाटक चल रहा है। ये श्मशान घाट है, कोई बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड नहीं है। इतना कहते ही उसने सीधे बर्निंग बटन दबा दिया। वोंग जियाओ और डू श्याओमिन सब कुछ भूलकर सीधे मशीन की तरफ झपटी। वोंग जियाओ किसी जंगली जानवर की तरह पूरी ताकत से आगे बढ़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, जिसे देखकर वो स्टाफ डर गया। वो अपनी रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से तुरंत एक तरफ हट गया। वोंग जियाओ और डू श्याओमिन अपनी ही स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनका हाथ सीधे उस बटन पर जाकर बहुत जोर से टकराया। एक जोरदार आवाज हुई और अंदर धधकती हुई आग की लपटों ने पल भर में लियू रुयन को अपनी आगोश में ले लिया। अंदर से 2 भयानक चीखें गूंजी। बाहर खड़े सभी लोग वोंग जियाओ और डू श्याओमिन को देखने लगे। श्मशान घाट के बाकी स्टाफ आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि जलते समय किसी का हाथ इतनी ऊपर उठ सकता है जैसे कोई जिंदा इंसान हो। अच्छा हुआ कि यह दिन का समय है। अगर यही आधी रात का वक्त होता तो मुझे सच में लगता कि कोई ज़ॉम्बी या जिंदा लाश उठ खड़ी हुई है। मैंने अपने चेहरे से उस आंसू को पोंछा जो वास्तव में वहां था ही नहीं। मैंने चुपके से अपने होंठों पर आ रही उस शैतानी स्माइल को दबाया और बेहद बेचारा चेहरा बनाकर कहा कि मेरी वाइफ और मेरी सासू माँ के बीच बहुत गहरा अटैचमेंट था। शायद मॉम की आवाज सुनकर ही वो आखिरी बार उठकर उन्हें देखना चाहती थी। इसके बाद मैंने जलती हुई भट्टी के सामने खड़े होकर नाटक करते हुए अपने आंसू पोंछे और अपनी वाइफ से कहा कि रुयान, तुम शांति से जाओ, तुम टेंशन मत लेना, मैं मॉम का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मॉम भी बहुत जल्द तुमसे आकर मिल सकें। वोंग जियाओ पसीने से पूरी तरह तरबतर हो चुकी थी। डू श्याओमिन लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी और भट्टी के अंदर का नजारा देखकर डर के मारे दोबारा बेहोश होने की हालत में आ गई। वो पागलों की तरह भट्टी को बंद करने का बटन ढूंढने लगी। इसे बंद क्यों नहीं कर रहे हो? ओ भाई, इसे बंद करो ना। श्मशान घाट के स्टाफ ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी फैमिली को इस कदर पागल होते देखा था। उन्होंने तुरंत वोंग जियाओ को पीछे धकेला और कहा कि मैडम, हम समझ सकते हैं कि आप बहुत दुखी हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। अगर आप इस तरह करेंगी तो जाने वाले की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। वोंग जियाओ का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ चुका था। वो जमीन पर ढह गई और बुदबुदाने लगी कि सब खत्म हो गया। इस बार सच में सब कुछ खत्म हो गया। डू श्याओमिन घिसटती हुई मेरे पैरों के पास आई और मेरा पैंट पकड़कर चिल्लाई कि तुम नीच, कमीने इंसान,
तुमने मेरी बेटी का मर्डर किया है। मेरी बेटी की जान वापस करो, मेरी बेटी को लौटाओ। मैंने एक लंबी सांस ली, अपनी जेब से डेथ सर्टिफिकेट निकाला और कहा कि मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े दुख में हैं, लेकिन रोयन की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी मौत अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपनी इस वोंग जियाओ से पूछ लीजिए। इसी ने रोयन का ट्रीटमेंट किया था और इसी ने अपने हाथों से मुझे यह डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दिया था। इतना कहकर मैंने अपना सिर घुमाया और वोंग जियाओ की तरफ देखा। कसम से मेरी हंसी छूटने ही वाली थी। मैंने उससे पूछा कि वोंग जियाओ, मैं सही कह रहा हूं ना? वोंग जियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अगर वो अब यह कहती कि रोयन जिंदा थी तो डेथ सर्टिफिकेट नकली बनाने के जुर्म में वो बहुत बुरी फंस जाती। इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। मामला पूरी तरह फंस चुका था। तभी डू श्याओमिन ने गुस्से में वोंग जियाओ की तरफ देखा, लेकिन वोंग जियाओ ने अपना सिर नीचे झुका लिया। डू श्याओमिन चिल्लाई कि नहीं, मेरी बेटी सच में जिंदा थी। तुमने ही जानबूझकर यह नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। अब मेरी बेटी का अंतिम संस्कार हो चुका है। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये बात सुनकर आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। सब आपस में बात करने लगे कि भाई, ये तो सीधे सीधे प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर लग रहा है। डू श्याओमिन यह सब सुनते ही अपनी आंखें घुमाकर वहीं बेहोश हो गईं। मैंने तुरंत अपनी चालाकी दिखाई और आगे बढ़कर वोंग जियाओ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वोंग जियाओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इस तरह की बकवास बातें सबके सामने कैसे बोल सकती हो? मेरी वाइफ सच में मर चुकी थी। तुम इस तरह का झूठ क्यों फैला रही हो? वोंग जियाओ मेरे थप्पड़ से पूरी तरह सन्न रह गई। आसपास के स्टाफ को भी लगा कि वोंग जियाओ सदमे में कुछ भी बकवास कर रही है, इसलिए सब अपने अपने काम में लग गए। लियू रुयन का अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद मैंने अपने चेहरे पर भयंकर गुस्से का नाटक किया और उसकी राख एशेस को समेटकर श्मशान घाट से बाहर निकल आया। मैंने वोंग जियाओ से कहा कि तुम्हारी मौसी बेहोश हो चुकी हैं। अब इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। ऐसा नहीं था कि मुझे वहां तमाशा देखने में मजा नहीं आ रहा था, बल्कि बात यह थी कि मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम था। घर पहुंचकर मैंने लियू रुयन की राख के डिब्बे को लिविंग रूम की एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां वो आसानी से दिखाई दे। इसके बाद मैंने तुरंत अपने लॉयर को कॉल किया और रुयन की कंपनी और उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। पिछली लाइफ में मैं दुख में इतना अंधा हो गया था कि जब तक मुझे होश आया कंपनी मेरे हाथ से निकल चुकी थी। अगर इस लाइफ में मैंने फुर्ती नहीं दिखाई तो डू श्याओमिन के होश में आते ही वो सब कुछ हड़प लेगी। मैंने कहा कि लॉयर चेन रोयन अचानक हमें छोड़कर चली गई, लेकिन अपनी मौत से पहले उसने कुछ प्रॉपर्टीज और फॉरेन बैंक अकाउंट्स का जिक्र किया था। मैं चाहता हूं कि आप अपने सारे सोर्सेज का यूज करें और अगले 48 आवर्स के अंदर मुझे उसके नाम पर मौजूद असली बैलेंस का पता लगा कर दें। लॉयर चेन ने कहा कि मिस्टर लिन, अभी जो पब्लिक डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग मैडम लियू के नाम पर सिर्फ कुछ ही रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं और उनकी एक मेडिकल कंसल्टिंग कंपनी है जो पूरी तरह बैंक्रप्सी यानी दिवालिया होने की कगार पर है। इसके अलावा उन पर करोड़ों का डेट भी है ना? मैंने जवाब दिया कि लॉयर चेन, लियू रुयन एक बेहद शातिर औरत थी। वो मुझसे डायरेक्ट डिवोर्स लेने के बजाय मरने का नाटक करने को तैयार थी। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जिस प्रॉपर्टी को छुपाना चाहती थी वो इस कर्ज से कहीं ज्यादा बड़ी है। आप बस काम पर लगे, मैं आपको नॉर्मल फीस से 3 गुना ज्यादा पे करूंगा। जब पैसा पानी की तरह बहाया जाए तो काम भी बुलेट की स्पीड से होता है। अगले दिन दोपहर तक मुझे लॉयर चेन की तरफ से एक इनक्रिप्टेड मेल मिल गया। जैसा कि मुझे शक था, लियू रुयन अपनी उस मेडिकल कंसल्टिंग कंपनी का यूज मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने और अपनी प्रॉपर्टी को छुपाने के लिए कर रही था। उसने वोंग जियाओ के डॉक्टर होने का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर इलीगल मेडिसिन फॉर्मूलाज खरीदे थे और उन्हें फॉरेन कंपनियों के नाम पर रजिस्टर करवा रखा था। सबसे मजेदार बात तो यह थी कि मुझे उसके एक सीक्रेट लॉकर का पता चला जिसका एड्रेस ठीक उसी पुराने और कबाड़ गोदाम का था। जब मैंने उस गोदाम के जंग लगे शटर को ऊपर उठाया तो अंदर से एक सड़ी हुई बदबू सीधे मेरी नाक से टकराई। उस कोने में जहां पिछली लाइफ में मैंने कभी कदम भी नहीं रखा था, मैंने एक गुप्त दराज को तोड़ा। उसके अंदर कोई सोने चांदी के गहने नहीं थे, बल्कि बिल्कुल सलीके से रखे हुए लाखों के कैश नोट्स और कई क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल वॉलेट के हार्ड ड्राइव्स थे। कुल मिलाकर उसकी वैल्यू करोड़ों में थी। लियू रुयन, तुम मुझे इस कर्ज के नर्क में सड़ने के लिए छोड़ गई थी और खुद करोड़ों की इस सीक्रेट वेल्थ को लेकर अपने लवर क्यूबेइडा के साथ विदेश भागने की प्लानिंग कर रही थी। मैंने मन ही मन सोचा। मैंने चेक किया, सिर्फ यहां रखा कैश ही 20 लाख से ज्यादा था। मैंने इसे बैंक में जमा करने की जल्दी नहीं की, बल्कि सीधे उस लोन माफिया कंपनी के सरगना से कांटेक्ट किया जिससे लियू रुयन ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया था। मैंने उन लोगों को एक वीआईपी क्लब में मिलने के लिए बुलाया। इस तरह के लोन रिकवरी वाले गुंडों से निपटने का सबसे बेस्ट तरीका यह नहीं है कि आप उनसे छुपते फिरें, बल्कि यह है कि आप उन्हें अपने कंट्रोल में कर लें। मैंने उनके सामने बैठकर कहा कि दोस्तों, लियू रुयन अब इस दुनिया में नहीं रही। यह रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट। आप लोगों को यह न्यूज मिल ही चुकी होगी। लोन माफिया के बॉस ने कहा कि मिस्टर लिन, इंसान मर सकता है लेकिन उसका कर्ज कभी खत्म नहीं होता।
आप उसके पहले कानूनी वारिस नॉमिनी हैं, इसीलिए यह पैसा आपको ही चुकाना होगा। मैंने कहा कि मैंने कब कहा कि मैं नहीं चुकाऊंगा। ये लीजिए 20 लाख कैश, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एडवांस पेमेंट है। बाकी के कर्ज को चुकाने के लिए मैं रुयन की कंपनी का पूरा चार्ज अपने हाथों में ले रहा हूं और कानूनी तौर पर उसके शेयर्स को गिरवी रखकर आप लोगों का एक एक पैसा चुका दूंगा। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, लियू रुयन की मां डू श्याओमिन और उसका वो पुराना आशिक क्यू बेइडा, उन दोनों के पास रुयन का कुछ सीक्रेट पैसा छुपा हुआ है। वो लोग अब हर जगह घूम घूम कर यह अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने रुयन का मर्डर किया है ताकि वो इस प्रॉपर्टी को हड़प सकें। अगर वो अपने इस प्लान में कामयाब हो गए तो आप लोगों को फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा कि मिस्टर लिन का सीधा सा मतलब है कि हम उन दोनों को आपके काम में टांग ना अड़ाने दें और साथ ही उन्हें भी थोड़ा टेस्ट कराएं कि कर्ज की वसूली कैसे की जाती है। लियू रुयन की कंपनी का नाम रुयन चेडिंग था। सुनने में यह नाम बहुत क्लासी लगता था, लेकिन असल में यह बस काले धन को ठिकाने लगाने का एक जरिया था। कंपनी का चार्ज संभालने के पहले ही दिन मैं अपने साथ 12 लंबे चौड़े और तगड़े बाउंसर्स लेकर गया। कंपनी की फाइनेंस हेड वोंग कान, जो कि वोंग जियाओ की कजिन सिस्टर थी, फाइलों का ढेर दबाए खड़ी थी और उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा कि मिस्टर लिन, ये रूल्स के खिलाफ है। मैडम लियू को गए अभी कुछ ही समय हुआ है और आप इस तरह हमारे पुराने स्टाफ को नौकरी से नहीं निकाल सकते। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि रूल्स, कंपनी के फंड से 3,80,000 का घपला करना और नकली बिल्स बनाना, क्या इसे तुम रूल्स कहती हो? मिस वोंग, तुम मुझसे इन रूल्स पर बात करना चाहती हो या फिर बाहर खड़े इन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहती हो? मैं तुम्हें पूरे 30 मिनट का समय दे रहा हूं। तुम्हारे कंप्यूटर में लियू रुयन और क्यू बेइडा के बीच हुए जितने भी ईमेल चैट्स और ट्रांजैक्शंस का डेटा है, वो सब मुझे एक हार्ड ड्राइव में कॉपी करके दो। अगर काम हो गया तो इस 3,80,000 को मैं तुम्हारी सेटलमेंट फीस मानकर छोड़ दूंगा, और अगर काम नहीं हुआ तो सीधे जेल जाओ और अपनी उस कजिन सिस्टर की सेवा करो। सिर्फ 20 मिनट के अंदर मेरे हाथ में वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। इसमें लियू रुयन द्वारा क्यू बेइडा को भेजे गए इलीगल पैसे के सबूत और विदेश में खरीदी गई प्रॉपर्टीज के डिजिटल अग्रीमेंट्स शामिल थे। ये वो सब दस्तावेज थे जिनके दम पर लियू रुयन अपनी मौत का नाटक रचने के बाद एक नई लग्जरी लाइफ शुरू करने वाली थी। लेकिन अब ये सारे सबूत उनके लिए ही एक धारदार तलवार बन चुके थे, जिससे मैं उन पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का केस ठोकने वाला था। बाहर मौसम थोड़ा धुंधला था। मैं अपने बैंक अकाउंट में लगातार बढ़ते हुए बैलेंस को देख रहा था, लेकिन मेरे मन में कोई हलचल नहीं थी। लियू रुयन के नाम पर मौजूद रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी और कंपनी के शेयर्स को मिलाकर अब मेरे पास कुल 5 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ आ चुकी थी। रही बात उस करोड़ों के कर्ज की, तो मैंने अपनी चालाकी से उसे लियू रुयन का पर्सनल फ्रॉड साबित कर दिया। क्योंकि मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी थी, इसलिए उसकी कंपनी की बची कुची प्रॉपर्टी को बेचकर उस कर्ज का एक हिस्सा सेटल कर दिया गया, और जो बाकी का बचा हुआ भारी भरकम कर्ज था वो सब कानूनी तौर पर डू श्याओमिन के सिर मढ़ दिया गया, क्योंकि वो उस लोन की गारंटोर यानी गारंटर बनी थी। ये मेरी तरफ से उस बुढ़िया के लिए आखिरी और सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट था। वाइफ, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। अब मेरे पास पैसा भी है, घर भी है और कंपनी भी। अब से मैं अपनी लाइफ को बहुत ही शानदार तरीके से जीऊंगा, तुम्हारी पिछली लाइफ से भी कहीं ज्यादा रॉयल। मैंने उस रात जमकर पार्टी की, थोड़ी ड्रिंक की और सोफे पर ही गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह एक जोरदार दस्तक की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने ड्रिंक की वजह से भारी हो रहे अपने सिर को सहलाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने वोंग जियाओ, डू श्याओमिन और एक ऐसा आदमी खड़ा था जो उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा दिख रहा था। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अपनी पिछली लाइफ में देखा था, क्यू बेइडा। उसका चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था और उसके हाथ में 6 से 7 साल का एक छोटा बच्चा था, जिसकी शक्ल बिल्कुल लियू रुयन से मिलती जुलती थी। तो क्या यह लियू रुयन और उसका नाजायज बच्चा था? शादी के बाद लियू रुयन मुझसे हमेशा कहती थी कि वो अब भी बच्चा नहीं चाहती। अब समझ आया कि वो तो कब का अपने पहले प्यार के बच्चे की मां बन चुकी थी। उन तीनों के चेहरों पर गहरा दुख था, आंखें सूजी हुई थीं और उनके ठीक पीछे कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े थे। डू श्याओमिन चिल्लाई कि पुलिस ऑफिसर, यही है वो, इसी ने मेरी बेटी को जिंदा भट्टी में जलवा दिया। आप इसे तुरंत अरेस्ट कीजिए, इसे भी पकड़कर जिंदा जला दीजिए ताकि इसे भी पता चले कि वो दर्द कैसा होता है। मुझे इस ड्रामे का पहले से अंदाजा था, बस यह उम्मीद नहीं थी कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। मैंने बेहद बेबसी का नाटक करते हुए एक गहरी सांस ली और कहा कि आप लोग प्लीज इस तरह का मजाक बंद करेंगे। इतना कहते ही मैंने अपनी जेब से लियू रुयन का डेथ सर्टिफिकेट बाहर निकाला। मैंने आगे कहा कि मेरी और मेरी वाइफ की शादी को 3 साल हो चुके थे। हमारे बीच बहुत गहरा प्यार था। जब मेरी वाइफ गुजरी तो मुझसे उसकी बॉडी को सड़ते हुए नहीं देखा गया, इसलिए मैंने तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? डू श्याओमिन ने अपने सीने को पकड़ते हुए कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी तुम्हारे जैसे बेकार पति से बहुत पहले ही परेशान हो चुकी थी।
अगर उस समय बेइडा का अपनी पहली वाइफ से डिवोर्स होने में प्रॉब्लम नहीं आ रही होती तो रोयन तुमसे कभी शादी नहीं करती। तुमने यह सब जानबूझकर किया है। तुमने जानबूझकर लाइन तोड़कर उसका अंतिम संस्कार कराया ताकि तुम उसकी कंपनी और उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प सको। मैंने कल रात ही उसकी कंपनी में कांटेक्ट किया था। तुम वहां सब कुछ अपने नाम ट्रांसफर करवा रहे हो। मैंने ऐसा चेहरा बनाया जैसे मुझे उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। मेरी आंखें गुस्से और दुख से लाल हो गईं। मॉम, आप मुझे जितना चाहें गाली दे सकती हैं, लेकिन मेरे और रुयन के बीच का प्यार बिल्कुल सच्चा था। अगर हमारे बीच प्यार नहीं होता तो वो मुझे अपना इकलौता नॉमिनी क्यों बनाती? इसके अलावा आप लोग कह रहे हैं कि रुयन जिंदा थी। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल यह भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई इंसान जिंदा है या मर चुका है? वोंग जियाओ ने खुद अपने मुंह से मुझसे कहा था कि रुयन ब्रेन डेड हो चुकी है और उसका दिल धड़कना बंद हो चुका है। भला कोई जिंदा इंसान ऐसा हो सकता है क्या? डू श्याओमिन ने तुरंत पलटकर वोंग जियाओ की तरफ देखा, लेकिन वोंग जियाओ ने अपना सिर झुका लिया। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने अब यह माना कि डेथ सर्टिफिकेट नकली था तो वो खुद जेल चली जाएगी। इसलिए उसके पास इस झूठ को सच मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। पूरा मामला पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। तभी क्यू बेइडा ने पीछे से डू श्याओमिन का हाथ खींचा। डू श्याओमिन ने अब आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक ठंडी सांस ली और रोते हुए बोली कि रुयान, तुम सच में चली गई? मैं लियू रुयन का बॉयफ्रेंड हूँ। उस साल मेरे और रुयन के बीच एक छोटी सी गलत फहमी हुई थी जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। उसने गुस्से में आकर तुमसे शादी कर ली। इस साल मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैं अपने बच्चे को लेकर रुयन को ढूंढते हुए वापस आया हूँ। रुयन को भी इस बात का एहसास हो गया था कि वो आज भी मुझसे ही प्यार करती है, इसलिए वो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए बस मरने का नाटक कर रही थी। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम उसे सीधे श्मशान घाट ले जाकर जिंदा ही जला दोगे। लेकिन तुम प्लीज रुयन को गलत मत समझना। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वो बहुत ही नेक दिल इंसान थी। अब रुयन इस दुनिया में नहीं रही। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लो ताकि इस बच्चे को रुयन की प्रॉपर्टी में से उसका हक मिल सके। क्यू बेइडा ने बड़ी मासूमियत का नाटक करते हुए कहा। मैंने पानी का एक घूंट पिया और डू श्याओमिन की आवाज की नकल उतारते हुए कहा कि अरे ओ बुढ़िया माँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे और रुयन के बीच के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। रुयन ने मरने से पहले अपनी वसीयत विल में तुम्हारे नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी है। इसीलिए तुम रास्ते से किसी अनजाने बच्चे को उठा लाई हो और रुयन पर यह झूठा इल्जाम लगा रही हो ताकि उसकी प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा मार सको, है ना? डू श्याओमिन मेरी इस बात से गुस्से में पागल होने ही वाली थी, लेकिन पैसे के लालच में उन्होंने अपने गुस्से को जैसे तैसे दबाया और चिल्लाई कि तुम बकवास कर रहे हो। मेरे और रुयन के बीच बहुत प्यार था। ये बच्चा रुयन का ही है। इसका चेहरा साफ गवाही दे रहा है। मैंने तुरंत लियू रुयन की वो असली वसीयत उनके सामने फेंक दी और कहा कि मॉम, आखिर आप इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? अगर आपके और रुयन के रिलेशन इतने ही अच्छे थे तो इस वसीयत में दूर दूर तक आपका नाम क्यों नहीं है? इसमें क्यों लिखा है कि उसकी मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस सिर्फ मैं हूं? डू श्याओमिन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो पूरी तरह चुप हो गई। क्यू बेइडा भी अपनी जगह पर खड़ा झिझक रहा था। आखिर वो सबके सामने सीधे सीधे यह कैसे बोल सकता था कि लियू रुयन ने वसीयत मेरे नाम इसलिए की थी ताकि उसकी कंपनी का करोड़ों का कर्ज मेरे सिर मड़ सके और वो खुद बच सके। मैंने क्यू बेइडा के पीछे छिपे उस बच्चे को देखा और मन ही मन हंसा। अब समझ आया कि जो औरत पिछले 3 साल से मेरे सामने एक परफेक्ट वाइफ होने का नाटक कर रही थी, उसने अचानक यह ड्रामा बंद क्यों कर दिया। वजह यह थी कि उसका पहला प्यार और उसका बेटा वापस लौट आए थे। लेकिन मेरे दिल में अब कोई दुख या दर्द नहीं था। आखिर मैं एक बार मौत का स्वाद चक्कर वापस जो आया था। मैंने बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहा कि तुम लोग कह रहे हो कि यह बच्चा रुयन का है, तो प्लीज मेरे सामने कोई पक्का सबूत पेश करो, जैसे कि कोर्ट से अप्रूव्ड कोई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट या फिर इस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। क्यू बेइडा और डू श्याओमिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास कोई डीएनए रिपोर्ट नहीं थी। डू श्याओमिन ने हक बकाते हुए कहा कि इस बच्चे का जन्म घर पर हुआ था, इसलिए इसका कोई ऑफिशियल बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। लेकिन यह बच्चा रुयन का ही है, यह सच है। मैंने तुरंत वहां खड़े पुलिस ऑफिसर्स की तरफ देखा और कहा कि पुलिस ऑफिसर्स, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। इन लोगों को अच्छी तरह पता है कि मेरी वाइफ का अंतिम संस्कार हो चुका है और वो अब राख बन चुकी है। इसीलिए ये लोग प्लानिंग के तहत एक अनजान बच्चे को लेकर सीधे मेरे दरवाजे पर आ धमके हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी हड़प सकें। ऊपर से ये लोग मुझ पर यह झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने अपनी वाइफ को जिंदा जला दिया। इनकी बातें पूरी तरह से आपस में ही मैच नहीं कर रही हैं। ये खुद अपने जाल में फंस रहे हैं। डू श्याओमिन ने घबराकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश की और चिल्लाई कि मैं इस बच्चे के साथ अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि मैं ही इस बच्चे की सगी नानी हूं। तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि यह रुयन का ही बच्चा है? पुलिस ऑफिसर ने अपना सिर हिलाया और कहा कि मिस्टर, इससे सिर्फ यह साबित होता है कि आपका और इस बच्चे का ब्लड रिलेशन है, लेकिन आपका लियू रुयन के साथ क्या रिलेशन है यह इससे साबित नहीं होता।
और अगर साबित हो भी जाए तो भी यह जरूरी नहीं कि वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ रुयान का ही हो। मैंने अपनी हंसी को बूटों के पीछे छुपाया। सच बताऊं तो पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से मैं लियू रुयान का अंतिम संस्कार इतनी जल्दी कराने पर अड्डा था। मुझे इसी बात का डर था और मेरा डर बिल्कुल सही निकला। डू श्याओमिन और क्यूबेडा ने एक दूसरे का चेहरा देखा। क्यूबेडा ने अपने दांत भींचे और चिल्लाया कि बच्चा चाहे जिसका भी हो, लेकिन रुयान सच में जिंदा थी। किसी ने रुयान का मर्डर किया है। ये एक किलर है। इसे रुयान की प्रॉपर्टी का एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए। क्यूबेडा की बात अपनी जगह ठीक थी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले यह प्रूव करना होगा कि मैं कोई क्रिमिनल हूं। मैंने अचानक वोंग जियाओ की तरफ अपनी उंगली उठाई। वोंग जियाओ, तुम ही बताओ, रुयान सच में जिंदा थी या मर चुकी थी? तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारी अपनी फैमिली है। कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना। शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन इलेक्ट्रिक मशीन का बटन दबाने वालों में तुम और सासू माँ ही शामिल थी। अगर रुयान सच में जिंदा थी तो कानून की नजर में मर्डर तुम दोनों हो। मैंने उनकी रोकने की कोशिश को सीधे सीधे मर्डर की प्लानिंग में बदल दिया। डू श्याओमिन के मुंह से झूठ शब्द निकलने ही वाला था कि वोंग जियाओ ने अपने दांत भींचे और डरते हुए कहा कि दीदी रुयान सच में मर चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी क्यूबेडा ने अपना फोन हवा में लहराया। मैं जानता था कि तुम लोग झूठ बोलोगे, इसलिए मैं अपने साथ पक्का प्रूफ लेकर आया हूँ। क्यूबेडा ने अपने फोन में एक वीडियो प्ले किया। उस वीडियो में क्यूबेडा, लियू रुयान, वोंग जियाओ और डू श्याओमिन चारों सोफे पर बैठकर मरने का नाटक करने की प्लानिंग कर रहे थे। लियू रुयान की आवाज फोन से गूंजी, बिल्कुल पिछली लाइफ की तरह ही जहरीली और चालाक। उसने कहा कि कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे सारा कर्ज मेरे हस्बैंड के सिर आ जाए और उसे लगे कि मेरा अंतिम संस्कार हो चुका है। काम होने के बाद मैं तुम लोगों को 10 लाख रुपए दूंगी। लेकिन वो वीडियो फुटेज अधूरी थी। उसमें यह सीन नहीं था कि वो चारों मिलकर मुझे किस तरह फंसाने की बात कर रहे थे। वोंग जियाओ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वो रोते हुए बोली कि मुझे सच में कुछ नहीं पता। क्यूबेडा ने चैन की सांस ली और पुलिस से कहा कि देख लिया ऑफिसर्स, मैंने झूठ नहीं बोला था। इसी ने रुयान को जिंदा जलाया है। इसे सीधे जेल भेजो और यह सारी प्रॉपर्टी उसकी मां को मिलनी चाहिए। मैंने अपने चेहरे पर भयंकर डर का नाटक किया और पूरी तरह चुप रहा। जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मेरी आंखों में गहरा दुख था, जो कहीं से भी एक्टिंग नहीं लग रहा था। मैंने पुलिस ऑफिसर्स की तरफ देखा और कहा कि ऑफिसर्स, मैं एक केस रजिस्टर कराना चाहता हूँ। इन तीनों लोगों ने मिलकर मेरी वाइफ को मरने का नाटक करने के लिए उकसाया और मुझसे यह बात छुपाई। उस समय मैं दुख में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे कुछ होश नहीं था। इन दोनों औरतों को अच्छे से पता था कि मैं अपनी वाइफ के ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूँ और उसका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। फिर कुंग इन्होंने मुझे सच नहीं बताया। ये लोग जानबूझकर चुप रहे ताकि मैं अपनी ही वाइफ को आग के हवाले कर दूं और ये लोग बाद में आकर मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प सकें। मुझे पता चला कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, तो मैंने एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत उसका अंतिम संस्कार कर दिया। क्या अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार करना कोई क्राइम है? बिल्कुल नहीं। उन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी सफाई से अपनी बात रखूंगा। उन्हें लगा था कि यह सच जानकर मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा और उनके जाल में फंस जाऊंगा। लेकिन मैं एक बार मरकर वापस आया था। मैं अब पिछली लाइफ का वो सीधा साधा बेवकूफ लीन नहीं था। जिस पल मेरी आंखें खुली थी, मैंने अपने अगले हर कदम की प्लानिंग कर ली थी। मेरी आवाज दुख के मारे पूरी तरह फट चुकी थी। मैंने डू श्याओमिन की तरफ देखा और कहा कि मॉम, जब मैं ऑर्गन डोनेट करने की बात कर रहा था तब आप वहीं थी। जब आपने डोनेशन से मना किया तब आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अगर रुयान को सिर्फ डिवोर्स चाहिए था तो मैं मना थोड़ी करता। साफ बात है कि आप लोगों ने रुयान को अपने जाल में फंसाया, उसे अपने इस गंदे प्लान का हिस्सा बनाया ताकि मैं खुद अपने हाथों से उसे आग के हवाले कर दूं। आप लोगों का दिल कितना काला है। डू श्याओमिन ने घबरा कर कहा कि वो इसलिए क्योंकि रुयान ने कहा था कि तुम्हें पूरा यकीन होना चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें अंतिम संस्कार से रोक रही थी। मेरी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने पलटकर पूछा कि अच्छा, तो इसका क्या जवाब है आपके पास? जब मैं श्मशान घाट जा रहा था तब आप लोगों ने मुझे लगातार कॉल्स किए, जिससे साफ है कि आपको पता था कि मैं रुयान को लेकर जा रहा हूँ। मैं उस समय दुख में था, इसलिए मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। तो आप लोगों ने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं भेजा? ऊपर से जब आप लोग श्मशान घाट पहुंचे तब तक रुयान को मशीन के अंदर नहीं डाला गया था। तब भी आपने चिल्लाकर सच क्यों नहीं बताया, बल्कि सबके सामने आकर जबरदस्ती उस बर्निंग बटन पर अपना हाथ मार दिया? डू श्याओमिन और वोंग जियाओ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उनके मुंह पर ताला लग चुका था। लेकिन मैं उनका असली प्लान जानता था। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो टाइम रहते पहुंच जाएंगे और श्मशान घाट पर मुझे बातों में फंसाकर वहां से हटा देंगे और उनका यह ड्रामा कामयाब हो जाएगा। आखिर बड़े फायदे के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। हम दोनों तरफ से बहस चलती रही। वो अपनी बात पर अड़े थे और मैं अपनी बात पर। इसके बाद पुलिस हम सबको इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। लेकिन कुछ दिनों की गहरी जांच के बाद पुलिस को पता चला कि मैं तो एक बेहद सीधा साधा हस्बैंड था, जिसे लियू रुयान के अफेयर के बारे में दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था।
पुलिस ने हमारे पड़ोसियों, फ्रेंड्स और ऑफिस के स्टाफ से भी पूछताछ की और घर के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। सबने यही गवाही दी कि हम दोनों एक परफेक्ट कपल थे और हमारे बीच कभी कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी। ऐसे में एक केयरिंग हस्बैंड अपनी वाइफ का मर्डर क्यों करेगा? दूसरी तरफ डू श्याओमिन, वोंग जियाओ और क्यू बेइडा के बयानों में इतने लूपहोल्स और कमियां थीं कि उनका झूठ साफ पकड़ा जा रहा था। उनके पास मुझे सच बताने के अनगिनत मौके थे, लेकिन उन्होंने आखिरी पल तक इंतजार किया। खासकर वोंग जियाओ और डू श्याओमिन ने तो रुयान को मशीन के अंदर जाते हुए देखकर भी सच नहीं उगला और खुद बटन दबा दिया। भले ही वो इसे एक एक्सीडेंट कहें, लेकिन इस बकवास पर कोई यकीन नहीं करने वाला था। ऊपर से यह मरने का नाटक करने का पूरा आइडिया ही पूरी तरह इलीगल और फ्रॉड था। पुलिस की फाइनल रिपोर्ट में मुझे एक बेगुनाह और लाचार पति साबित किया गया जिसने अपनी वाइफ को खो दिया था, जबकि उन तीनों को मर्डर की प्लानिंग और धोखाधड़ी के शक में कस्टडी में ले लिया गया। कुछ समय बाद जब वो लोग बेल पर बाहर आए तो डू श्याओमिन और क्यू बेइडा ने हार नहीं मानी। वो हर 2-3 दिन में गुंडों को भेजकर मेरा रास्ता रोकने लगे। मैंने पहले सोसाइटी मैनेजमेंट और फिर पुलिस से शिकायत की, लेकिन वो लोग एक जिद्दी कफन की तरह मेरे पीछे पड़ गए थे। आखिरकार तंग आकर मैंने ल्यूरुयन की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी के पैसे का यूज किया और अपने लिए पूरे 100 प्रोफेशनल बाउंसर्स और बॉडीगार्ड्स काम पर रख लिए। मैंने उन्हें साफ ऑर्डर दे दिया कि सुनो, अगर अब कोई भी यहाँ तमाशा करने आए तो उन 2 बुढ़े बुढ़िया के चेहरों को छोड़कर बाकी जितने भी गुंडे हों उन्हें इतना मारो कि वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएं। जो भी खर्चा या नुकसान होगा उसका जुर्माना मैं अपनी जेब से भर दूंगा। इसके बाद जब भी डू श्याओमिन ने गुंडे भेजे, मेरे बॉडीगार्ड्स ने उन्हें बेरहमी से पीटा। डू श्याओमिन और क्यू बेइडा का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके भेजे हुए गुंडों की किस्मत खराब थी। वो सीधे महीनों के लिए हॉस्पिटल के बेड पर पहुंच गए। धीरे धीरे डू श्याओमिन के कहने पर किसी भी गुंडे ने मेरे पास आने से साफ मना कर दिया। अब वो दोनों पूरी तरह बेबस हो चुके थे। वो बस अपनी नजरों से मुझे खा जाने की कोशिश करते थे। मैं उनकी इस बेबसी को देखकर एंजॉय करता था और उनके सामने अपनी रॉयल लाइफ जीता था। महंगी लग्जरी कारें, ब्रांडेड वाइन्स और खूबसूरत लड़कियां। मैंने अपनी पिछली लाइफ की हर अधूरी इच्छा को पूरा किया। ये सब देखकर डू श्याओमिन और क्यू बेइडा गुस्से में अपने दांत पीसते रह जाते थे। ठीक 3 महीने बाद इस केस का फाइनल कोर्ट वर्डिक्ट आया। मर्डर की प्लानिंग और फ्रॉड के जुर्म में उन तीनों को कोर्ट ने उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नर्स की सजा सुनाई। जब पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर डू श्याओमिन के घर पहुंची तो उस बुढ़िया ने पुलिस के सामने सुसाइड का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। वो बालकनी पर चढ़ गई और नीचे कूदने की धमकी देते हुए चिल्लाने लगी कि इस लिन ने मेरी बेटी का मर्डर किया है। ये जानवरों से भी बदतर है। पुलिस बिकी हुई है और मासूमों पर अत्याचार कर रही है। नीचे तमाशा देखने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। डू श्याओमिन को लगा कि वो पब्लिक का सपोर्ट हासिल कर लेगी और अपने हक के लिए उनकी सिंपैथी जीत लेगी, इसलिए वो रो रो कर ड्रामा करती रही। पूरे 1 घंटे तक यह तमाशा चलता रहा। तभी भीड़ में से किसी ने ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा कि अरे ओ बुढ़िया, कूदना है तो कूदना, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है? इसका कोई मतलब है क्या? डू श्याओमिन को इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से में जैसे ही आगे बढ़ी, उसका पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे आ गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और वो उसी जगह ढेर हो गई। वोंग जियाओ का हाल भी कुछ अच्छा नहीं रहा। जब यह सारा सच सामने आया तो उसके हस्बैंड ने तुरंत उसे डिवोर्स दे दिया और अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए दूर चला गया। उसने अपने बच्चे को सख्त कसम दी कि वो वोंग जियाओ को कभी अपनी मां न माने और उससे कभी न मिले। जेल जाने से पहले वोंग जियाओ कई बार मेरे पास घिसटती हुई आई और रोते हुए भीख मांगने लगी कि प्लीज हमारी पुरानी फ्रेंडशिप का वास्ता देकर कोर्ट में मेरे लिए एक माफीनामा लिख दो ताकि मेरी सजा कम हो जाए। लेकिन जब पिछली लाइफ में मेरा पूरा घर बार उजड़ गया था तब किसने मुझ पर तरस खाया था? आखिर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अपनी आखिरी मुलाकात में वो मेरे सामने पूरी तरह गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए अपने 100 बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और उसे धक्के देकर बाहर फेंकवा दिया। सुनने में आया कि उसके बाद वोंग जियाओ ने जेल के अंदर कई बार सुसाइड की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच गई। रही बात क्यू बेइडा की, तो वो तो और भी बड़ा जोकर निकला। वो मेरे पास आकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करने लगा। मिस्टर लिन, बच्चे तो मासूम होते हैं ना? आप रुयन से इतना प्यार करते थे तो क्या आप उसकी आखिरी निशानी को इस तरह अनाथ होने के लिए छोड़ देंगे जिसके सिर पर ना माँ का साया हो ना बाप का? ऊपर से ये बच्चा बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है। बड़ा होकर यह आपकी कंपनी संभालने में आपकी हेल्प करेगा। रही बात मेरी, तो मिस्टर लिन, मैं बहुत लालची इंसान नहीं हूँ। मैं इस बच्चे का सगा बाप हूँ। आप मुझे बस कुछ लाख रुपए दे दीजिए ताकि मैं बुढ़ापे में अपना गुजारा कर सकूं। मैंने उसकी तरफ देखकर एक जहरीली स्माइल दी और कहा कि सुनो भाई साहब, मैंने अनाथ आश्रम ऑर्फनेज से बात कर ली है। वो इस बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। रही बात तुम्हारी, तो लियू रुयन नीचे नरक में बहुत अकेली है। तुम्हें उसके पास जाकर उसका साथ देना चाहिए। कमीने इंसान, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। क्यू बेइडा की इस बौखलाहट और गालियों के बीच मैं मुस्कुराते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया। इस तरह मैंने अपने पास्ट के हर काले साय को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
सब कुछ ठीक होने के बाद मैंने उन 100 बॉडीगार्ड्स को काम से हटा दिया और उन्हें एक बहुत ही शानदार सेटलमेंट बोनस दिया। उन बॉडीगार्ड्स में एक लेडी बॉडीगार्ड भी थी जो न सिर्फ अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी बल्कि उसका नेचर भी मुझे बहुत पसंद आया था। लुक्स में तो वो कमाल थी ही, साथ ही उसकी आंखों में मेरे लिए एक वफादारी भी थी। इसके बाद मैंने अपना वो पुराना घर बेच दिया। लियो रुएन की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी और कैश का यूज करके मैंने एक बहुत ही पॉश इलाके में एक बड़ा और लग्जरी बंगला खरीदा। वो लेडी बॉडीगार्ड भी अब मेरे साथ उसी नए घर में शिफ्ट हो चुकी थी। रही बात लियो रुएन की राख के उस डिब्बे की, तो उसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मेरा मानना है कि आत्माएं ऊपर से सब कुछ देखती हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आसमान से रोज मुझे देखे और यह महसूस करे कि उसके दिए हुए पैसे पर मैं अपनी लाइफ कितनी लग्जरी और खुशी के साथ जी रहा हूँ। मिस्टर लिन, अब आगे क्या करना है? परफेक्ट फिगर और कातिलाना आंखों वाली वो लेडी बॉडीगार्ड इस समय थोड़ी शर्माती हुई मेरे पीछे खड़ी थी और अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, एक डैशिंग स्माइल दी और कहा कि बिल्कुल वही जो देश की डिमांड है। हम एक ही बार में अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू करेंगे और ट्रिपलेट्स यानी सीधे 3 बच्चों के साथ शुरुआत करेंगे।